वो कर रही हैं, जो मन है वो एक्सप्रेस कर रही हैं, जैसे मन है वैसे पहन रही हैं, और जो भी इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो इनको कंट्रोल करो। तो नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा तो मार दिया। पेट्रियार्की जो हमारे फिजिकल स्पेसेस में वही पेट्रियार्की ऑनलाइन स्पेसेस में ना सिर्फ समाज बल्कि हमारे इंस्टीट्यूशन कोर्ट्स भी सर्वाइवर्स या विक्टिम्स पर भरोसा नहीं करते हैं। तो पूरा हमारा सिस्टम ये बना हुआ है इज टू मेक द अदर पर्सन अलाइव। उसी तरह के मामले हमारे यहाँ हेडलाइंस पकड़ते हैं जो कि एक खास तरह के ढांचे में फिट होते हैं। जैसे कि अगर कोई मामला अर्बन है, जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हूँ कि उससे मुझे होप मिलती है। सोचिए कि टेनिस प्लेयर को उसका पिता इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसे उसका आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं आता। एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट कैंपस में ही खुद को आग लगा लेती है क्योंकि उसका प्रोफेसर उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। एक कंटेंट क्रिएटर को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि समाज के कुछ लोगों को उसका कंटेंट बनाना पसंद नहीं आता। भारत के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2022 में हर घंटे 51 केस दर्ज हुए हैं। जब तक ये एपिसोड आप देखेंगे तब तक शायद आंकड़ा बदल जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में हमने सना यूसुफ केस देखा जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर इस बात का कत्ल किया गया कि उन्होंने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था। भारत और पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस पर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। हम लोग घर से बाहर निकलते हुए ये जरूर सोचते हैं कि हम वापस सेफली पहुंच सकेंगे या नहीं। और मतलब मैं हमेशा जब भी कभी बाहर निकलूं तो मेरा हमेशा ये होता है कि मेरी लोकेशन ऑन होती है ताकि मेरे घर वालों को पता हो मैं कहां हूं। लेकिन यह है कि लड़की की सेफ्टी की बहुत जरूरत है। इवन पुलिस वाले भी इनको बहुत गलत ट्रीट कर देते हैं कभी-कभी अगर दे आस्क फॉर हेल्प ना कि ये मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है तो दे से कि तुम कपड़े सही से पहनो। इवन इफ आई एम लाइक वेयरिंग अ साड़ी सूट तो भी वो हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेफ होगी। वुमेन सेफ्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ कोई अवेयरनेस के लिए कोई बैनर कर दिया, होर्डिंग कर दिया। दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस और रिएक्शन थोड़ी जल्दी आनी चाहिए क्योंकि जब तक होते हैं ना तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मैं रितिका और मेरी को होस्ट ज़ैनब हाजिर हैं। आओ बात करेंगे इस नए एपिसोड के साथ। जेंडर की बुनियाद पर होने वाली ऑफलाइन और ऑनलाइन हिंसा को समझने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान से हैं मलिहा ज़िया लारी। आप पेशे से वकील हैं, आप लीगल एड सोसाइटी की डायरेक्टर हैं और फाउंडेशन से भी आपका ताल्लुक है। हमारे साथ भारत से हैं प्रियंका दुबे, आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपने ह्यूमन राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट और जेंडर के मुद्दे पर कई अवार्ड विनिंग स्टोरीज की हैं। आपकी किताब नो नेशन फॉर वुमेन हमारे आज के मुद्दे पर ही रोशनी डालती है। आपका स्वागत है। प्रियंका, खवातीन पर तशद्दुद पहले ज्यादातर चारदीवारी के पीछे होता था लेकिन अब इंटरनेट पर एक्टिविटीज की वजह से भी औरतें महफूज नहीं है। इस वायलेंस की क्या वजह हो सकती है? तो एक तरफ जहाँ डिजिटल स्पेस ने उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल स्पेस ने उनके लिए खतरों की एक नई दुनिया भी तैयार कर दी है। बहुत ज्यादा स्टॉकिंग, एक डिजिटल स्टॉकिंग और मतलब रेप थ्रेट्स वगैरह की तो हम जैसे रिपोर्टर, हमारे रिपोर्टर, तो मैंने भी बहुत सारे, हमें भी बहुत तरह के थ्रेट्स मिलते रहते हैं ऑनलाइन। और लोग इस तरह के ट्वीट्स, अगर हमने कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करी तो इस तरह की भी बातें लिखी जाती है कि हमें पता है आप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। इस तरह की थ्रेट्स भी ट्विटर पे रिपोर्ट के नीचे बेनाम पोस्ट देते हैं। मगर जो आम लड़कियां हैं, जो बहुत सारी जो आम लोग हैं, जो कि लड़कियां जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं डिजिटल स्पेस पर और एक खास तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और बोलती हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा पेट्रियार्की को, लोगों को, आदमियों को और हर लेवल पर उनको चुभती है। एक रिटेलिएशन है जो बहुत स्टॉन्च है, बहुत तीखा है। उसको अब ये जो हमने मैनिफेस्टेशन देखे, जो पाकिस्तान का आज मामला, हिंदुस्तान के इन दो मामलों को हम बात कर रहे हैं मुख्यतः, उसके अलावा भी अगर आप एक आम रील के ऊपर जो प्रोग्रेसिव वुमेन राइट्स की बात करती है उसके नीचे जो बराज ऑफ कमेंट्स देखेंगे, मतलब आदमी एकदम बिलख रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, वो जो एक वो भी आपको बताता है कि हर आदमी भले फिजिकल हिंसा ना कर रहा हो मगर चिढ़न तो उनको हो ही रही है। आपने कहा कि उन आदमी को चिढ़ हो रही है, भले ही वो हिंसा फिजिकल ना हो। मलिहा, हम आपके पास आते हैं। आप एक वकील रही हैं, तो क्या आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन हिंसा के इंटरसेक्शन पे, वॉयलेंस के इंटरसेक्शन पे ऐसा कोई वाकया देखा है जो बदलते दौर में आपको बहुत ही क्रूएल नजर आता हो पाकिस्तान में? मैं देखिए नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरे दुनिया में ये मसला फैला हुआ है कि ऑनलाइन की जो एक प्रियंका ने बहुत अच्छी तरीके से बात की थी कि आपकी साइबर स्टॉकिंग है, हरासमेंट है, अब्यूज जो होते हैं कि कमेंट्स के थ्रू या डायरेक्ट थ्रेट्स के थ्रू, उसमें दो तीन चीजों का बहुत अहम मसला बन जाता है। सबसे पहले जो एक जो है इसके जो ऑनलाइन एक इनविजिबल परपेट्रेटर बन गया है, यानी कि कोई भी थ्रेट कर सकता है, कोई भी तस्वीर लगा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जो केसेस हमारे पास कभी कभी आते हैं, जो हम देखते हैं या हमारे सुनने में आते हैं, जो हमारे साथ भी होते हैं, इसके आपको ये क्लियर नहीं है कि आप केस लेकर भी जाए, किसके खिलाफ लेकर जाए। सो अगर इनविजिबल है, आप कोई ट्रोलिंग है, कोई अनआइडेंटिफाइड अकाउंट है, आप केस किसी के खिलाफ नहीं लेकर जा सकते। तो फिर आप जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के पास, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, आप ये बंद करें या आप ट्रोलिंग उतारें या आप ये वीडियो उतार दें या ये थ्रेट्स आप जरा सा फिल्टर आउट कर दें। उधर हमारा बहुत मसला होता है बिकॉज़ प्लेटफॉर्म्स के पास जो इश्यूज मेन है, एक तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं और व्हाट इज डेंजरस या व्हाट इज पोटेंशियली थ्रेटनिंग, वो अलग होते हैं एज कंपेयर टू साउथ एशियन कंट्रीज। उनका जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है रेपुटेशनल हार्म, उनको रियलाइज कभी कभी नहीं होता कि ये ऑनलाइन जो वायलेंस ट्रिगर हो रहा होता है या इंसाइट हो रहा होता है, उसकी रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन खवातीन के लिए क्या होती हैं, खासतौर पर साउथ एशियन कंट्रीज में, जहाँ रेपुटेशन या शेम या इस तरह की चीजें उनको एक्सट्रीम तौर पर मर्डर या वायलेंस या ऑनर किलिंग। लेकिन आप जरा सा कम वायलेंस की तरफ देखिए, उनकी कंट्रोल के बारे में, उनको फिर ऑनलाइन एक्सेस जरा सा बंद हो जाता है, फैमिलीज उनको कह देती हैं, लोग कहते हैं फैमिलीज क्या, सब लोग कहते हैं ऑनलाइन पोस्ट ना करो, उनकी जो कंट्रोल हो जाता है कि आप अपने आप को बचा लो, डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑनलाइन। मलिहा ने जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की बात की, प्रियंका, भारत में जब खवातीन तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो आज भी, मतलब मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ी मुश्किल होती है एफआईआर रजिस्टर कराना। जबकि इसको लेकर 2012 में जब दिसंबर दिल्ली गैंग रेप हुआ था, जिसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ और एक वाटरशेड मोमेंट हम उसको कहते हैं, एक ऐसा मोमेंट इंडिया में जिसने जेंडर के ऊपर कन्वर्सेशन को दोबारा शुरू करा और उसको इम्पीटस दिया, उसको एक पुश दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा इस बारे में कन्वर्सेशन हुई, बहुत इस बारे में चर्चा हुई कि भाई एफआईआर लिखाना, दर्ज कराना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है और इसको कैसे आसान बनाया जाए। इसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशंस भी दिए गए और उसमें तमाम कानून उसके लिए बना दिए गए हैं कि जीरो एफआईआर आप कहीं भी जाकर करवा सकती हैं। जो ज्यादातर केसेस उसमें आज भी एफआईआर दर्ज कराना मल्टीपल लेवल्स पर कठिन, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि तो घर की तरफ से और जो अपनी फैमिली है वहां से भी बहुत एक तरह की इंकरेजमेंट नहीं होती क्योंकि शेम है उसके साथ एसोसिएटेड, तो लोग बाहर नहीं आना चाहते। हम इसलिए कहते हैं कि जितने भी ऑन रिकॉर्ड मामले हैं जेंडर के जो आते हैं, जो पुलिस तक पहुंचते हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो जिस तरीके से हम विक्टिम ब्लेमिंग, हमारा पूरा साउथ एशिया का जो कल्चर है, विक्टिम को ब्लेम करना कि तुम ही निकली होगी गलत टाइम पे, तुमने गलत कपड़े पहने होंगे और तुमने ही उसको मतलब उसको प्रोवोक किया होगा, यू मस्ट हैव आस्क्ड फॉर दिस। दूसरा, जाके दर्ज कराना, उसमें इंस्टीट्यूशंस जो है, हमारे पुलिस थाना है और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जिस तरह के जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है, वो पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम है उसमें सटल विक्टिम ब्लेमिंग बहुत चलती रहती है, जो बहुत पीड़ादायक होती है। जो हम अभी जो चेंजेस देख रहे हैं डिजिटल स्पेस में, उसमें ये है कि लड़कियां जो नॉन जर्नलिस्ट, मतलब जो नॉर्मल सिटीजंस हैं, जो सिविलियंस हैं, नॉर्मल सिटीजंस, एवरीडे सिटीजंस हैं, वो भी जिस तरीके से रील्स में और तमाम तरीकों से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, वो उसको चैलेंज की तरह देख रही है। जो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सेटअप और सिस्टम है हम साउथ एशियन कंट्रीज का लार्जली, वो उसको एक ऐसे देखती है कि चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत, एक चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, इनको कंट्रोल करना है। ये तो जो मन है वो कर रही है, जो मन है वो एक्सप्रेस कर रही है, जैसे मन है वैसे पहन रही है, और जो भी इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो इनको कंट्रोल करो। तो नहीं समझ में आ रहा ज्यादा तो मार दिया। मैं सिर्फ जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि कंप्लीटली ये एक
पेट्रियार्की जो हमारे फिजिकल स्पेसेस में वही पेट्रियार्की ऑनलाइन स्पेसेस में हमको इधर से नए टूल्स मिल गए हैं पेट्रियार्कल एलिमेंट्स को टू कंट्रोल वुमेन। लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि अगर हम क्या पहना हुआ है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि औरत की आवाज निकलने का एक और हमें भी टूल मिल गया है। एंड यही कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है कि अगर तस्वीरें अपनी भी ना लगाए लेकिन किसी और की चीज दिखा रही है या रीपोस्ट कर रहे हैं या कोई और अपनी राय दे रहे हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं किसी भी चीज पर, इसी पर कंट्रोल करने की कोशिश है। प्रियंका ने एक शब्द इस्तेमाल किया विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग ना सिर्फ समाज और परिवार से शुरू वहां से शुरू होता है और फिर इंस्टीट्यूशन तक भी जाता है। प्रियंका ने 2012 दिल्ली गैंग रेप केस का जिक्र किया, तभी उस सर्वाइवर की विक्टिम ब्लेमिंग हुई जो आज हमारे बीच नहीं रही। 1992 में भव्य देवी केस हुआ जो एक और वोटरशेड मूवमेंट था भारत के लिए, तभी विक्टिम ब्लेमिंग हुआ था। तो ना सिर्फ समाज बल्कि हमारे इंस्टीट्यूशन कोर्ट्स भी सर्वाइवर्स या विक्टिम्स पर भरोसा नहीं करते हैं। तो आप एक वकील हैं, आपको क्यों लगता है कि क्यों हमारा पहला जो इंस्टीट्यूशन का जो पहला स्टेप होता है या स्टांस होता है वो सर्वाइवर्स पर भरोसा ना करने का होता है? आई मीन हमारा एक बहुत फेमस अनफॉर्चुनेट हीनियस केस का था नूर मुकद्दम का जो था, उसमें भी सवाल किए गए थे व्हाई वाज शी विद हिम। एंड वो जहां तक इतने हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये एक राय भी आ गई है फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम वन ऑफ द जजेस। तो एक आपका ये पेट्रियार्कल एलिमेंट होता है कि आप सवाल पूछें कि ब्लेम गेम के ये अपने आप को क्यों इस पोजीशन में लेकर आए कि एक वल्नरेबिलिटी। हमारे सिस्टम्स एडवर्सरियल सिस्टम्स हैं। ट्रायल में जब हम केस लेकर जाते हैं कोर्ट में लेकर जाते हैं आपके पास जो मेन जो चीज है कि एक कहानी होती है दूसरी कहानी होती है और बीच में लड़ाई एक दूसरे को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक दूसरे को झूठ कह रहे हैं कि ये झूठ बोले आप ये झूठ बोले और जज ने जो बैठकर राय करनी है कि राय देनी है कि कौन कम झूठ बोल रहा है या कौन सच बोल रहा है। तो पूरा हमारा सिस्टम ये बना हुआ है इज टू मेक द अदर पर्सन अ लायर। तो अब इस सिस्टम में जब हम जाते हैं सबसे पहले पुलिस के पास अगर आप जाते हैं पुलिस ने एसरटेन करना होता है कि एक सर्वाइवर या जो क्लाइंट हमारे पास आया है हमने पहले देखना है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उनका सिस्टम एक तरीके का जो है सबसे पहले क्वेश्चन करना है, सबकी कहानी क्वेश्चन करना। नॉट जस्ट सर्वाइवर पर ट्रॉमेटिक इंपैक्ट ज्यादा होता है बिकॉज आपका ये दिमाग बना हुआ है कि ये मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों सवाल पूछ रहे हैं हमारे से बिकॉज लेकिन जो साइकी बन गया है इन्वेस्टिगेशन का वकीलों का ट्रस्ट नो वन। तो आप किसी को नहीं बिलीव करते। जो पहले अगर मैं किसी से बात करी थी कि जो 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं कहीं जाकर रेप के बारे में कोई ट्रेनिंग करती थी तो हमें हम रेप नहीं कह सकते थे हमसे ज्यादती होती थी या ये होता था, वो अब बदल गया कि अब सब लोग बात कर रहे हैं। तो एक ज्यादा पहले जो एक आपके पास रुकावट आती थी कि नहीं ये नहीं होता वो बदल गया है, एक्सेप्टेंस होता है कि होता है, चेंज आया है आई वुड से दैट। जी प्रियंका हम आपके पास आना चाहेंगे, चाहे वो भारत की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट हो, आंकड़े हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट हो, अक्सर भारत को औरतों के लिए सबसे असुरक्षित देश का तमगा मिलता रहा है। आपने कहा था अपनी किताब में कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स देश है और आप किसी एक केस पर उंगली रखकर कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो भारत को फिर भी ये सबसे असुरक्षित देश होने का तमगा क्यों मिलता रहा है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है मुझे लगता है जिसके बहुत इसके मुझे लगता है इसको नुआंस तरीके से देखने की जरूरत है। एक तो मुझे लगता है कि क्योंकि इतने बड़े-बड़े मामले हुए ही हैं और हमें इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं चुराना चाहिए और इसको कोई भी ढाक नहीं किया पुश अंडर द कार्पेट या बहुत ज्यादा उसकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जेंडर क्राइम इज अ प्रॉब्लम। और हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हर साल आंकड़े आते हैं, हमारे आंकड़े तो नहीं सरकारी आंकड़े हैं और उसमें भी हम देख रहे हैं कि हर साल जो है उसका फिगर है वो बढ़ता ही है और आगे पीछे होता है, कभी उसमें कोई स्टीप डिक्लाइन ऐसा नहीं हुआ। तो जो आंकड़े सामने उनसे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल फिगर या जो एक्चुअल में हिंसा होती होगी स्त्रियों के साथ जो वो कितनी उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज्यादा होता होगा। और फिर कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं कई बार जो कि मुझे बहुत ही सैड है उसमें चीज की जो उसी तरह के मामले हमारे यहाँ हेडलाइंस पकड़ते हैं जो कि एक खास तरह के खांचे में फिट होते हैं। जैसे कि अगर कोई मामला अर्बन है, बंबई का है, दिल्ली का है या किसी बड़े पाकिस्तानी शहर का, मेट्रो शहर का है, उसमें किसी बहुत शहरी लड़की के साथ कोई मामला हो गया जिससे हम और आप बहुत ज्यादा जो शहरी डिजिटल ऑडियंस है वो ज्यादा कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि जो दिल्ली दिसंबर गैंग रेप था केस था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी कि वो दिल्ली का था और कोई ऐसे यंग लड़की के साथ हुआ जो कि जिससे बहुत ज्यादा लड़कियों ने कनेक्ट किया कि हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली में हो रही ज्योग्राफी ऐसी है। तो वो लोग जो कि रिपोर्टिंग में कोई पैसा नहीं लगाते वो मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते जिनकी एथिक्स और रिपोर्टिंग उनके रडार में या जेंडर पे रिपोर्टिंग एक पॉलिसी लेवल पर उनका कोई उनके मैंडेट का हिस्सा नहीं है, वो भी आईवॉल्स के लिए बहुत ज्यादा वहाँ पे अपनी टीम्स और बड़ी तादाद में उस पर रिपोर्टिंग होती है। मेरा ये मानना है कि जो 2012 के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई वो जो प्रोटेस्ट था उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था। उसके बाद हमारी सोच में एक शिफ्ट आया है जिसको फील करना बहुत मतलब वो बहुत पैल्पेबल शिफ्ट है, उसको हम महसूस कर सकते हैं धड़कते हुए। जब कैलकाटा में अभी डॉक्टर के साथ जो उनके हत्या का जो मामला आया उसमें भी वो शहरी एक बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ मामला था एक डॉक्टर। मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे तमाम मामले देखे हैं जो इंडिया के रूरल एरियाज में होते हैं और बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ज्यादा दिल्ली गैंग रेप या जो कोलकाता का केस है उससे मतलब ये तुलना नहीं कर सकते। एवरी लाइफ लॉस्ट इज अ लाइफ लॉस्ट, यू कैन नॉट कंपेयर बिटवीन टू एक ब्रूटल क्राइम्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जो मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि रूरल इंडियाज में और स्मॉल प्रोविंसेस में और दूर दराज के इलाकों में बहुत ऐसे मामले होते हैं जो बेइंतहा क्रूर हैं जो बहुत, लेकिन उनकी आवाज कभी जो बड़े अखबार हैं जो इंपॉर्टेंट बड़े ऑर्गेनाइजेशन उन तक नहीं पहुंचती, वो हेडलाइंस उस तरीके से नहीं बनाते और जो कुछ केसेस बना देते हैं उनके आधार पर कई बार ये पब्लिक इमेज बन जाती है कि आप बहुत अनसेफ कंट्री हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और एग्री करती हूं कि चेंज आया है। जेंडर इज अ पार्ट ऑफ मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स नाउ जो पहले नहीं था। इट इज नॉट अ शेम टू टॉक अबाउट इट। इस तरह के प्रोग्राम्स जो आप कर रही हैं अभी आम बात हो गई है और जब मेरी किताब आई थी नोमिनेशन फॉर्म तो उस तरह की वो पहली किताब थी, बट उसके बाद हमने सोचा ये मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसी बहुत तमाम 2000-3000 किताबें होती है, ऐसा मसला जिसमें बहुत ज्यादा काम जरूरी है। जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे ऑथेंटिक वर्क होगा उतना ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मलिहा आप हमें बताएंगी कि आप कोई बुक, कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री हमें रिकमेंड करना चाहेंगी इस मुद्दे को सही तरह समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए? बिकॉज ये जैसे प्रियंका की बात करेंगे कभी एक किताब एक डॉक्यूमेंट्री काफी नहीं है। आई थिंक ये बहुत जरूरी है टू ट्रूली अंडरस्टैंड। आई थिंक एक तो जो नेटफ्लिक्स पर खासतौर पर जो गैंग रेप केस का जो इंडिया का था, आई थिंक दैट्स सच अ पावरफुल लिमिटेड है लेकिन इट आल्सो शोज द चैलेंजेस दैट पीपल फेस। और दूसरा जो न्यूज़ मीडिया है मैं उनको सिर्फ ये कहूंगी कि हर चीज को सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रियंका ने बात की कि जो सिर्फ न्यूज़ स्टोरी जो काफी ज्यादा आती हैं वो होती हैं ज्यादा एफ्लुएंट वाली या बहुत हीनियस केसेस इस पर। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हर इंडिया में हर अगर कोई लड़की है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरूर पढ़ना चाहिए और कोई किताब आप रिलीजन की कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, मुझे उससे कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत होप मिलेगी। जब मैं बहुत उदास हो जाती हूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हूं क्योंकि उसमें मुझे होप मिलती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि मूशिट नाम की फिल्म है, ये रॉबर्ट ब्रेजा मेरे बड़े प्रिय फिल्मकार हैं, फ्रांसीसी फिल्मकार हैं, तो उनकी एक फिल्म है मूशिट जो बच्ची के ऊपर है जो रेप का शिकार होती है, बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है। एक रेप एनसाइक्लोपीडिया भी है जो मतलब मैंने अपनी किताब के दौरान उसकी तैयारी के दौरान मैंने इंडिया का बनानी है, ये ब्रिटेन में बनाया कलेक्टेड और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत इस तरह की। मेरे कहने का मतलब है कि इस मसले पर अपनी समझ को बढ़ाएं और जो भी किताबें आपके देश में नॉन फिक्शन अच्छा लिखा जा रहा है और फिक्शन भी उसको पढ़ें। I'd also like to add two और किताबें जो पाकिस्तानी एग्री प्रियंका की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पाकिस्तान में भी as well बहुत ही जरूरी है कि आपके बेसिक राइट्स एको एंड सपोर्ट दैट एज वेल। कि तो शरीर रहमान की वुमेन्स क्लीनिंग है और आयशा खान की वुमेन्स मूवमेंट एक्टिविज्म इस्लाम एंड डेमोक्रेसी और एक खबर मुमताज अफरीदा शहीद की टू वन स्टेप अहेड टू स्टेप्स बिहाइंड की जो किताबें हैं रियली ट्रेस के हमारे के जो खासतौर पर जो पाकिस्तानी है साउथ एशियन की जो पूरी हिस्टोरिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट चली है, जो खवातीन के वुमेन्स राइट्स की मूवमेंट चली है, जो हमारे हकूक की मूवमेंट चली है, इतनी इंडिजिनस बेस्ड जो है और
क्यों हम आज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि वो खासतौर पर इस असलियत को अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फेमिनिज्म में क्या साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं आपके हिसाब से? क्या आप दोनों उसके लिए कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे? मैम आप यू गो फर्स्ट। नहीं 100% आई थिंक ये अगर हम बात करें ये आई थिंक 1960s 70s 80s 90s अभी तक ये जॉइंट मूवमेंट चल रही है। आप अगर कभी भी किसी भी फोरम पर देखें यू विल सी वुमेन एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, वुमेन एक्टिविस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, उनके पास डेकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप्स हैं। अगर हम इंडिया के कामला बासिन की बात करें, पाकिस्तान निगार अहमद, वो आपकी वो इंटरलिंकेज सालों पुरानी है। आई मीन कहती है जो कुछ रिलेशनशिप जो मैं देखती हूँ, बिकॉज़ मेरी फादर भी इसी मूवमेंट के हिस्से रही थी। देयर आर माय खालास हु आर बेस्ड इन इंडिया एंड वाइस वर्सा। तो ये एक्टिविज्म बहुत डेकेड से चल रही है और भी आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे एक तो कॉलोनियल पास्ट भी एक ही है, लेकिन हमारे कल्चरल बहुत इंटरसेक्टिंग फैक्टर्स हैं, आइडेंटिकल इश्यूज हैं, हमारा कानून भी बहुत सिमिलर है। मैं उनकी बातों से बहुत एग्री करती हूँ और मेरे को लगता है कि हमारा जो कॉलोनियल पास्ट के साथ साथ हमारी जो पेट्रियार्कल एक जो पूरा कल्चर है वो साउथ से लेकर एकदम नॉर्थ में आप पाकिस्तान में ऊपर और नॉर्थ चले जाएं, वो पूरा अक्रॉस साउथ एशिया अक्रॉस हमारा जो पूरा सबकॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल एक है। ऑलमोस्ट एक जैसा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट पेट्रियार्की यूनाइटेड बाय पेट्रियार्की हम कह सकते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स एंड आयरॉनिकली स्पीकिंग, मतलब ये मुझे डार्क कॉमेडी लगती है कई बार ये बातें, तो आयरॉनिकली स्पीकिंग यूनाइटेड बाय पेट्रियार्की एक तरीके से हम लोग हैं सैडली स्पीकिंग। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे कल्चरल अलायंसेस और फॉर्ज कर सकती हैं, बना सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा और प्रियंका, आप दोनों का इतने कम समय में इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमें इजाजत, मिलते हैं